रियासत मरकजी हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक कोविड-19 की टीकाकारी के पहले मरहले की तैयारी हुई मुकम्मल। पहले मरहले में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स समेत 4 करोड़ 85 लाख लोगों को लगाया जाएगा टीका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के 50 साल मुकम्मल होने पर दिल्ली वाक़ राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को पेश किया खराज अक़ीदत। मुल्क भर में लिए जाने के लिए स्वर्ण विजय मशाल रोशन कर फौज के जवानों को सौंपी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, नए ज़रूरी क़वानीन को लेकर किसानों के हर तरह के शक व शुबे को किया जाएगा दूर। किसानों को मफाद हुकूमत के लिए सबसे अहम। हिज़्ब इख्तिलाफ पर किसानों को गुमराह करने का लगाया इल्ज़ाम। और गोरखपुर में रेलवे हिफाजती दस्ते के खातून ट्रेनीज़ की 49वीं कन्वेकेशन परेड तकरीब हुई मुनक़्क़िद। 350 खातून ट्रेनीज़ ने ओहदे और राजदारी का लिया हलफ। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानू। अब खबरें तफसील से। रियासत में कोरोना टीकाकारी के पहले मरहले की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। पहले मरहले में 4 करोड़ 85 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकारी के लाए अमल के मुताबिक पहले मरहले में 7,65,000 हेल्थ केयर वर्कर्स और 22,30,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाकर इस मुहिम की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद वोटर लिस्ट के तवस्सुत से उम्र की बुनियाद पर तरजीह फहरिस्त तैयार कर टीकाकारी की जाएगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी गाइडलाइन पर अमल करते हुए टीकाकारी मुहिम को पूरी करने के लिए रियासती हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार की है। इधर रियासत में हेल्थ वर्कर्स को कोविड-19 का टीका लगाने की तैयारी को हतमी शक्ल दी जा रही है। लखनऊ शहर में हफ्ते में 2 शंबे और जुमे को 2 दिन कोरोना का टीका लगाया जाएगा। चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर संजय भटनागर के मुताबिक 2 शंबे और जुमे को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मुस्तकिल टीकाकारी में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं की गई। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से हर टीम में करीब 10 ANM को शामिल किया जाएगा और इस तरह 50 टीमें टीकाकारी के लिए तैयार होंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 1971 की भारत पाकिस्तान जंग की 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर दिल्ली वाक़ राष्ट्रीय समर स्मारक पर गुलपोशी करके शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, प्रिंसिपल दिफाई चेयरमैन जनरल विपिन रावत और तीनों अफवाज के सरबराह भी मौजूद थे। इस मौके पर फ्लाई पास के भी इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर स्वर्णिम विजय मशाल को रोशन किया। राष्ट्रीय समर स्मारक पर मुसलसल जलती रहने वाली अमर जवान ज्योति से 4 विजय मशालों को रोशन किया गया। जय फौज के जवानों को सौंपा गया। मुल्क की बहादुरी और हिम्मत की अलामत इन 4 मशालों को मुल्क के हर कोने में ले जाया जाएगा। इसके बाद ये मशालें वापस दिल्ली आएंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर एंट्री बुक में अपने ख्यालात भी शेयर किए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 1971 की भारत पाकिस्तान जंग की 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर दिल्ली वाक़ राष्ट्रीय समर स्मारक पर मुल्क भर में मनाए जाने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष के शिनाख्ती निशान की नकाब कुशाई की। इसके साथ साल भर चलने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष तकरीब की शुरुआत हो गई है। सदर जमहूरिया ने विजय दिवस पर ट्वीट कर कहा, विजय दिवस पर आइए हम अपने फौजियों की बहादुरी के याद करें, जिन्होंने हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत और इंसानी वक़ार की हिफाजत के लिए बेमिसाल अज़्म का मुज़ाहरा किया। 1971 की लड़ाई में उनकी शहादत में हमारी फ़ौज के लिए बेमिसाल सब्र और महारत दिखाई थी। मुल्क हमेशा के लिए उनका एहसानमंद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल एक बार फिर से मुल्क भर के किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी हुकूमत किसानों के हर मसले के हल के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने किसानों के मफाद को अपनी हुकूमत की अव्वलियन तरजीह करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज नए ज़रूरी क़वानीन पर अफवाह फैला रहे हैं, उनकी पार्टियाँ अपनी हुकूमत के वक्त इन तमाम बंदोबस्त की हिमायत में थे। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने मुखालिफ पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाया कि जब वो लोग इस्लाहात से मुताल्लिक़ फ़ैसले नहीं कर सके तो आज उन फैसलों पर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से
हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर से देश भर के किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी सरकार किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने किसान हितों को अपनी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज नए कृषि कानूनों पर भ्रम फैला रहे हैं, वो दल अपनी सरकार के समय इन तमाम प्रावधानों के पक्ष में थे। पीएम मोदी ने विरोधी दलों पर आरोप लगाया कि जब वो लोग सुधारवादी फैसले नहीं ले सके, तो आज इन फैसलों पर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया, तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की नीति और नियत दोनों ही ईमानदार हैं और उनकी सरकार किसानों की आय बढ़ाने से लेकर उनको अधिक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान उनकी बात समझेंगे और आगे भी आशीर्वाद देते रहेंगे। सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए हैं। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। जहां एक और सरकार की ओर से लगातार किसान संगठनों से बातचीत के माध्यम से किसी भी समस्या का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच मंगलवार को भी किसान संगठनों का कृषि मंत्री से मिलने का सिलसिला जारी रहा। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर के साथ कई किसान संगठनों के नेताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर नए कृषि कानूनों का समर्थन किया और किसानों के बीच भ्रम फैलाए जाने की बात भी कही। कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिए इन लोगों के मन में भी भ्रम था। जब मैंने विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहाँ भी करते हैं और अब जिला स्थान तक जाएंगे और बिलों के बारे में किसानों को बताएंगे, किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं। जब हमें बुलाया सुनने के लिए, हमने बातें रखी अपनी, तो मंत्री जी का एकदम बहुत बढ़िया निर्णय रहा कि हम इन पर विचार करेंगे और आपकी बातों को आगे बढ़ाएंगे। सब जगह हम अपने जितने भी जिलों में हमारा आंदोलन चल रहा था, उत्तर प्रदेश के जिलों में, उत्तराखंड में, या तो उन जगह अभी हम रोकेंगे। तो हमने अपने संगठन की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। हमारा संगठन जो अच्छी चीजें हैं बिल में, उनका प्रचार प्रसार भी करेगा, सरकार के समर्थन में करेगा। इससे पहले भी सोमवार को देश के कई राज्यों के 18 किसान संगठनों के नेताओं ने कृषि मंत्री से मुलाकात की थी, तो रविवार को उत्तराखंड के किसानों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की थी। सभी ने नए प्रावधानों का समर्थन किया था और नए कानूनों को किसान के हित में बताया था। इस बीच सरकार की ओर से भी तमाम मंत्रियों ने भी एक बार फिर से विपक्षी दलों पर निशाना साधा और बिना आधार के किसानों के नाम पर विरोध करने की बात कही है। कई प्रकार से किसानों से वार्ता हुई है, लेकिन किसान के हित में जो बातें हैं उसको ओझल करने का काम कम्युनिस्ट और कांग्रेस के नेता लोग करने का काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, इसलिए किसानों के हित में उठाया गया कदम है। नियत और पूरी तरह से इनकी जो है वो नियत में खो है और ये चाहते ही नहीं कि किसानों का कोई मुद्दा उसका समाधान हो, क्योंकि किसानों के जो न सशक्तिकरण के साथी हैं ये और न सफलता के साथी हैं। जब इनके ऊपर बहस करने का समय था पार्लियामेंट के अंदर, तब तो श्रीमती सोनिया गांधी जी भी और राहुल गांधी जी भी वो अमेरिका चले गए, लेकिन जैसे ही कानून पास हुए अगले दिन आ गए और पंजाब में जाके राहुल जी ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गए, किसानों को भड़काना शुरू किया। जहां पंजाब और आसपास के कुछ किसान संगठन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं देश भर से दर्जनों किसान संगठनों ने आगे आकर नए प्रावधानों का समर्थन किया है।
उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रियासती सेक्रेटरी आइसना और मूल अधिकार एसोसिएशन के कौमी तर्जुमान सलील मिश्र ने ज़रूरी इस्लाहात क़वानीन को रियासत के छोटे और वस्ती किसानों के मफाद में उठाया गया एक अहम कदम करार दिया है। वज़ीर आला को लिखे एक ख़त में जनाब मिश्र ने कहा कि मोदी हुकूमत ने तवील वक्त से चले आ रहे किसानों के मसाइल के हल के लिए बहुत अहम कदम उठाते हुए ज़रूरी इस्लाहात बिल पार्लियामेंट में मंजूर कराए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की मीडिया को और ख़ासकर छोटे अखबारों को ज़रूरी इस्लाहात क़वानीन के हक़ में किसानों को बेदार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्नाव समेत रियासत भर के छोटे और वस्ती किसान ज़रूरी इस्लाहात क़वानीन को हिमायत दे रहे हैं और उनका मानना है कि उनके नाफिज होने से मुल्क भर के किसानों की आमदनी को दोगुना किए जाने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख्वाब को भी पूरा किया जा सकेगा। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशियात प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय उद्योग परिसंघ के बिग पिक्चर समिट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के इस दौर में अगरचे कई तरह की पाबंदियां आयद की गई हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और देखने और सुनने के ज़राए से कसीर तादाद में मुल्क के लोगों तक मवासलात मुमकिन हो सका है। In this pandemic situation, where there are many restrictions for gathering, but still I am finding now, day in and day out, that now programs are attended by more people through virtual video conferencing, and they join in a large number. There is programs are crispy and in a way more tasty. What is more important is that we are a country where the growth of communication technologies is phenomenal. We have now 1.2 billion mobile phones in the country. वज़ारत इत्तलात और नशियात के सेक्रेटरी अमित खरे ने दुनिया में भारतीय मीडिया की सलाहियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि मुल्क में तालीम के शोबे में बड़े मौक़े पर जोर दिया गया। Media and entertainment has tremendous soft power to project India. In the 75th year of independence, starting from say 2022, if we can use our platform of CII to project India's soft power through media and entertainment, about education technologies, about gaming, that would be another sector which is a growing sector, and all of us can work together. प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर शशि शेखर वेम्पति ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कोविड-19 वबा के दौरान तालीम के शोबे में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के रोल की सताइश की। I'm going to highlight a different aspect of the TRPs, and this were the ratings that Doordarshan achieved through the airing of Ramayana and Mahabharata during the lockdown weeks, which a national record. But also went on to underline that there is still an audience for wholesome family content, and the public channels continue to be the channels that bring families together. The period also saw a very interesting aspect of what is unique about public broadcasting in India. When schools were closed, universities shut, the channels of Doordarshan and the stations of All India Radio started carrying educational classes across states. गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कहा कि खुद कफील भारत की तामीर के लिए समाजी तहकीक की बहुत ज़रूरत है। गवर्नर ने मंगल को राजभवन में गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्था और प्रयागराज मेला अथॉरिटी के इश्तराक से कायम कुंभ अध्ययन केंद्र के वर्चुअल इफ्तिताह के मौके पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि कुंभ जैसे अहम इनेकाद के लिए अभी तक मुल्क में कोई तहकीकी मरकज़ नहीं था। अब ये मरकज़ कुंभ मेले से मुतालिक तहकीक, दस्तावेजी और इल्मी मशवरे पर मबनी होगा। उन्होंने कहा कि ये मरकज़ प्रयागराज के कुंभ हल्के के लिए बहुत करामत साबित होगा। साथ ही इससे मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले सयाह प्रयागराज की सकाफती तहजीब से और बेहतर तरीके से वाकिफ हो सकेंगे। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि कोरोना के सबब पार्लियामेंट का सरमाई इजलास नहीं होगा। आइंदा साल जनवरी में इजलास की मीटिंग का इनेकाद करना मुनासिब होगा। मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सर्दियों का महीना कोरोना के मैनेजमेंट के लिहाज से बेहद अहम है। जनाब जोशी ने कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान से राब्ता कायम किया है और कोरोना वबा पर तशवीश जाहिर करते हुए पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से बचने की सलाह दी है।
डीडी न्यूज यूपी पर 15 दिसंबर से नई तब्दीली और नए वक्त के साथ प्रादेशिक समाचार नश्र किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक, 3 बजे से 3:30 बजे तक नश्र किए जाएंगे। वहीं 5 बजे से 5:30 बजे तक उर्दू खबरें टेलीकास्ट की जाएंगी। 6:30 बजे से 7 बजे तक हालात हाजरा पर मबनी प्रोग्राम चर्चा में नश्र किया जाएगा। शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक प्रादेशिक समाचार नश्र किए जाएंगे। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार यूट्यूब पर डीडी न्यूज यूपी पर क्लिक करके भी देखे जा सकते हैं। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रादेशिक समाचार के नशियात में तब्दीली से मुताल्लिक नाजरीन अपनी राय दूरदर्शन समाचार के मेल आईडी ddnewslko@gmail.com पर दे सकते हैं। संभल में आज सवेरे घने कोहरे में सवारियों से भरी रोडवेज बस और कैंटर में आमने सामने की हुई टक्कर में 7 लोगों की जाए हादसा पर ही मौत हो गई, जबकि 24 लोग शदीद तौर से जख्मी बताए गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने जख्मी लोगों को गाड़ियों से बाहर निकाला। ये हादसा संभल के धांडी थाने हलके के नेशनल हाईवे पर पेश आया। पुलिस ने बताया कि सवारियों से भरी एक रोडवेज बस आगरा की तरफ जा रही थी कि इसी दरमियान घने कोहरे के सबब गैस से भरे कैंटर और रोडवेज बस में टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस के एक साइड की पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। जख्मियों को फौरी अस्पताल भेजा गया। पुलिस सुपरिटेंडेंट चक्रेश मिश्रा ने मरने वालों के तादाद में इजाफा होने के खदशा जाहिर किया है। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर भेजे अपने पैगाम में संभल में हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने जिला इंतजामिया को इस हादसे में जख्मी हुए लोगों को मुनासिब इलाज कराने की वजह से एक टैंकर और एक रोडवेज बस इन दोनों में आपस में आमने सामने की भिड़ंत हुई है, जिसमें अभी तक हम लोगों का राहत कार्य जो चल रहा है उसमें करीब 7 लोगों की मृत्यु की आशंका लग रही है और इसके साथ में 25 लोग घायल हैं, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। राहत कार्य लगातार चल रहा है। चूँकि ये गैस का टैंकर है इसलिए आसपास से भीड़ को हटाया गया है और इसमें मैं और डीएम साहब हम लोग मौके पर हैं और इसके साथ में ये अभी कुछ लोग हैं जो इसके अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकाले जाने का कार्य चल रहा है। अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है कि धीरे चलिए, महफूज घर पहुंचे। गाड़ी चलाते वक्त आपकी होशियारी ही जिंदगी की हिफाजत का कवर है, लेकिन आदाद और शुमार के मुताबिक सीधी सड़कों पर रफ्तार भरी मनमानी इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। ताज़ा आदाद और शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा हादसे और अमवात सीधी सड़कों पर हो रहे हैं। लंबी और सीधी सड़क पर बने मोड़, कट, गड्ढे, पुल और पुलों पर होने वाले हादसात के आदाद शुमार के मुताबिक साल 2019 में उत्तर प्रदेश में करीब 42,572 हादसात हुए, जिनमें 22,665 लोगों की जान गई। वहीं सीधी सड़कों पर 15,336 हादसात में 8,662 लोगों की मौत हुई। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बताया कि सड़क हादसात की रोकथाम के लिए गाड़ी चलाने वालों को ट्रैफिक निशानात को ध्यान में रखकर गाड़ी चलाना चाहिए। ठंड में कोहरे के मौसम में गाड़ी की रफ्तार धीमी रखनी चाहिए और ट्रैफिक निशानात को ध्यान में रखना चाहिए और गाड़ी कंट्रोल रफ्तार में चलानी चाहिए। वहीं जिन सड़कों पर तामीरी काम चल रहा है वहां इजाफी एहतियात बरतना चाहिए। रियासती हुकूमत की जानिब से नौतकर्रर टीचर्स को आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जाफरपुर में ट्रेनिंग दी जा रही है। तालीम के म्यार में इस्लाह के लिए रियासत में इस तरह के इनेकाद पहली बार किया जा रहा है। बेसिक तालीमी अफसर अमरेश कुमार ने बताया कि हुकूमत की मंशा है कि नौतकर्रर टीचर्स महकमे की सभी स्कीमों को समझें और इसके लिए डाइट के जानिब से तैयार मॉडलों के जरिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही टीचर्स को मिशन, प्रेरणा, लक्ष्य और प्रेरणा फहरिस्त के बारे में बताया जा रहा है। टीचर्स
को 3 मॉड्यूल दिए गए जिसमें वो बेहतर तालीमी काम कर सकें। डाइट के प्रिंसिपल अमरनाथ राय ने बताया कि इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मकसद टीचर्स को स्कूल में फिजिकली वसाइल के साथ सरकारी वसाइल से वाकिफ कराना है, जिससे वो स्कूल शुरू होने से कबल पूरी तरह से तैयार हो सके। आजमगढ़ में 1444 नौतकर्रर टीचर्स में से अभी तक 500 टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ट्रेनिंग के लिए रहे नौतकर्रर टीचर्स अंकित पांडे ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें शिक्षा ऐप के बारे में भी बताया गया है, जिससे वो मियारी तालीम दे सकें। जो यहाँ नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको जो हमारी योजनाएं हैं जैसे मिशन प्रेरणा, ऑपरेशन कायाकल्प, उन संदर्भों में उन्हें ओरिएंट किया जा रहा है कि वो आते ही वो शिक्षक जाने कि हमें स्कूलों में क्या करना है और हमारे स्कूलों को कौन सी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं और कितने में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे लर्निंग आउटकम के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है उसको पूरा सीखें। और ये 6वां बैच चल रहा है, 500 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। प्रशिक्षण दिया गया, अभी थोड़ा प्रशिक्षण बाकी, अभी डाइट प्रचार सर ने हम लोगों को अभी ब्रीफ किया है, सारी चीज़ें बताई है। उसमें सर ने बताया कि कई सारे आप लोगों को ऐप है, जैसे दीक्षा ऐप है, प्रेरणा ऐप है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को डाउनलोड करके बेहतर से बेहतर पढ़ाई करानी है। और ये हम चाहेंगे, हमारा पूरा शिक्षा विभाग चाहता है 20 परिषद का, कि हम लोगों को हमेशा कुछ नई नई चीज़ें जो बाहर से आती हैं, सरकार की तरफ से आती हैं, मिलती रहेंगी। हम लोग उस पर बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे। सरकार की और विभाग की मंशा है कि जो नवनियुक्त टीचर्स हैं वो विभाग की योजनाओं को समझें, और योजनाओं को समझाने के लिए 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम तैयार किया गया है। डाइट के माध्यम से उनको बैच वार शिक्षित किया जा रहा है। इसमें जो प्रशासनिक ढांचा है उसके बारे में बताया जा रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक प्रशासनिक ढांचे के बारे में बताया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के बारे में उसको जानकारी दी जा रही है, विभागीय जो कार्य हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी जा रही है। और उसके अतिरिक्त मिशन प्रेरणा जो अभियान चल रहा है, मिशन प्रेरणा के लक्ष्य क्या है, प्रेरणा सूची क्या है, प्रेरणा तालिका क्या है, 3 मॉड्यूल दिए गए हैं। उनको पढ़ने के लिए उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि मॉड्यूल पढ़ें। इसके अलावा शिक्षक डायरी दी गई है। गोरखपुर मंतक़े के रेलवे हिफाजती दस्ते के खातून ट्रेनीज़ की 49वीं कॉन्वोकेशन परेड तकरीब का इनेकाद हुआ। शुमाली मशरक़ी रेलवे के जनरल मैनेजर और शुमाली मशरक़ी रेलवे के आईजी अतुल कुमार श्रीवास्तव समेत तमाम सीनियर अफसरान तकरीब में मौजूद रहे। तकरीब में 350 ख़वातीन ट्रेनीज़ ने दिलकश परेड करके ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। इस मौके पर जनरल मैनेजर शुमाली मशरक़ी रेलवे ने कहा कि रेलवे हिफाजती दस्ता मुल्क का सबसे बेहतर फोर्स है और आज से आप लोग हिफाजत के साथ साथ समाजियात की भी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने काम के हल्के में तैनात हो जाएंगे। खातून ट्रेनी सिपाहियों को ट्रेनिंग सेशन के दौरान बेहतर मुजाहरा करने के लिए एजाज से सरफराज भी किया गया। प्रशिक्षु आए थे महिला कांस्टेबल, उनका पासिंग आउट परेड था। उन लोगों ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। अब वो वापस जा करके एक्चुअल वर्क करने के लिए डिफरेंट रेलवेज में रिपोर्ट करेंगे। 8.5 महीने का प्रशिक्षण है और इन्हें हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। अनआर्म्ड कॉम्बैट कराते हैं, आर्म चलाने के लिए भी बताया जाता है। जो रेलवे में डे टू डे ज़रूरतें पड़ती हैं, महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से किस तरह से व्यवहार करना है, कैसे करना है, ये पूरे बिल्कुल फुल्ली ट्रेंड है। इनको अभी बाद में ये भी बताया गया कि 1 महीने की इनको कमांडो ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिली माली मदद से चित्रकूट जिले के कच्चे घरों में रहने वाले गरीबों के खुद के पक्के मकानात में रहने का ख्वाब पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के मुस्तफदीन ने बताया कि मरकजी हुकूमत से मिली माली इमदाद से उनके कच्चे मकान पक्के बन गए हैं। उन्होंने बताया कि अब बारिश में उनका सामान खराब नहीं होगा, शदीद सर्दी और गर्मी में भी राहत मिलेगी। प्रोजेक्ट अफसर अनय कुमार मिश्र ने बताया कि जिले में गुज़िश्ता मालियाती साल में 3,810 का हदफ था, जिसमें 3,801 मुस्तहक पाए गए थे। इसमें 3,731 घर मुस्तफदीन की जानिब से तामीर करा लिए गए हैं, बाकी ज़ेरे तामीर है। मालियाती साल 2020-21 में 5,111 देही मकानात का हदफ है। इसमें मुस्तफदीन को 3 किस्तों में कुल 1,20,000 रुपए अकाउंट में दिए जाते हैं। साथ ही मनरेगा से मुस्तफदीन को 100 दिन का रोजगार भी मुहैया कराया जाता है। ठंडी की वजह से अब यहाँ वहाँ बरसात में है चूता है, पानी डालते हैं यहाँ का मुंदी तो की कौन तहाँ से तो बसा तो करे खाए बानी मजूरी कैसे आइए खाए पी के ताकि कल जो आराम से बैठ पा रही है।
इसको तो बहुत लाभ मिला हमको, इसलिए कि हमारा बनवाया न होता, सरकार की तरफ से बन गया, गरीबी भी कुछ राहत मिली हमको और अच्छी तरह से रह भी रहे हैं इसमें। कोई तरह के लड़के बच्चे भी छोटे छोटे हैं, पाल रहे हैं इसी तरह से, नहीं टूट फाट जाते थे, इधर भागते हैं। बहुत परेशानी, कहीं खपड़ा टूटते हैं, कभी लकड़ी टूटती है, कहीं पानी बरसात में है, ठंड आती हवा, बहुत आराम बहुत मिल रहा है। काम हमें हो गया है, सरकार ने बढ़िया सहारा किया है। ये कॉलोनी मिली है, हमारे नाम आई है। वो हर साल गिर जाते हैं, उसको बनाते हैं, छाते हैं, वो गिर जाते हैं, पानी बरसा पत्थर गिरता है, वो खपड़ा कुल फूट जाते हैं। तो इसलिए यार छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी में रहते हैं, ये दिक्कत थी। तो पक्का मकान बन जाने से अच्छे से लड़का बच्चा रहें तो मांगे प्रधान से कि हमको कॉलोनी चाहिए। जब कहे वोट दियो, जब तुम्हें मिलेगी कॉलोनी मिलेगी, जब हमको कॉलोनी दिया, कच्चे मकान वाली परेशानी दूर हो गई। जब से कॉलोनी मिली तब से का कहती सफाई रहती है, या नहीं तो खपरा मंगाओ, लकड़ी मंगाओ या चीज मंगाओ, छवैयन का ढूंढो। जब से पक्का मकान बन गया है तब से हमें कुछ ठीक है। बरेली वाक़ई सेंट्रल जेल में इन दिनों सजा याफ्ता बंदियों ने ट्रेनिंग हासिल कर मशरूम की खेती करना शुरू कर दी है। सेंट्रल जेल बरेली के सीनियर जेल सुप्रिंटेंडेंट RN पांडे ने ज़रूरी साइंस सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर RK सिंह के साथ मिलकर कैदियों को ट्रेनिंग दिलवाई। नतीजे में जेल के बैरकों में अब ऑस्कर मशरूम और बटन मशरूम की फसल तैयार हो रही है। जेल इंतजामिया मशरूम को खुले बाजारों में फरोख्त करने की भी पूरी तैयारी कर चुकी है। ज़रूरी साइंस सेंटर बरेली के मुतल्लिका मौजू के माहिर रंजीत सिंह ने बताया कि आज यहां पर मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट तैयार की जा रही है, जो 28 दिन में मशरूम की पैदावार के लिए तैयार हो जाएगी। इसके बाद जेल की खाली पड़ी बैरकों में बटर मशरूम की खेती की जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से हमारा दूसरा जो प्लान है ओएस्टर मशरूम की खेती का, वो लगाया जा चुका है, जिसमें भी 30-40 बंदी हमारे इंगेज हो गए। उसका प्रोडक्शन भी अब शुरू हो गया है। तीसरी प्लान हम लोगों का है बटन मशरूम का। हमारे पास खाली बहुत सी बैरकें हैं और बंदी हमारा काम करने में सक्षम है, काम करना भी चाहता है। इसी के दृष्टिगत हम लोग बटन मशरूम का भी उत्पादन लार्ज स्केल पर कर रहे हैं। हम लोगों ने जेल प्रशासन के साथ मिलकर के यहाँ के कैदियों के लिए ये प्रशिक्षण का प्लान किया है। मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए, मशरूम के लिए दो तरह की मशरूम है। एक तो धींगरी मशरूम प्लूरेटस जिसे कहते हैं, और दूसरा है बटन मशरूम। तो हम लोगों ने पहले धींगरी का प्रशिक्षण दिया था, वो ऑलरेडी ग्रोथ चल रही है उनकी। और दूसरा अब हम प्रशिक्षण शुरू कर रहे हैं बटन मशरूम बनाने का। बटन मशरूम बनाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है वो है कंपोस्ट। तो आज कंपोस्टिंग का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, जो लगभग 28 दिन में कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। मेरा नाम बरखा है, मैं RHA मशरूम स्पॉन लैब पीलीभीत से आई हूँ। यहाँ पर मैं कैदियों को मशरूम का प्रशिक्षण देने आई हूँ और मैं खुद भी मशरूम की खेती करती हूँ। और यहाँ पर ताकि हमारे जो कैदी भाई हैं वो अपना यहाँ पर प्रशिक्षण ले, अच्छे से सीखें, ताकि वो यहाँ से जब बाहर निकले तो अपना आत्मनिर्भर हो। मशरूम का हम भोजन तैयार करा रहे हैं, यानी उसकी कंपोस्ट तैयार करा रहे हैं। और मशरूम की कंपोस्ट तैयार करने के लिए यहाँ पे 60 कुंटल भूसा लिया गया है, जो कि खेतों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और यहाँ पर 30 बंदी जो है इस प्रशिक्षण को अपने हाथों से करके सीख रहे हैं। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। रियासत में मरकजी हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक कोविड-19 की टीकाकारी के पहले मरहले की तैयारी हुई मुकम्मल। पहले मरहले में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स समेत 4 करोड़ 85 लाख लोगों को लगाया जाएगा टीका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान जंग के 50 साल मुकम्मल होने पर दिल्ली वाक़ई राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को पेश किया ख़राज अक़ीदत। मुल्क भर में ले जाने के लिए स्वर्ण विजय मशाल रोशन कर फौज के जवानों को सौंपी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, नए ज़रूरी क़वानीन को लेकर किसानों को हर तरह के शक व शुबों को किया जाएगा दूर। किसानों को मफाद हुकूमत के लिए है सबसे अहम। हिज़्ब इख्तिलाफ पर किसानों को गुमराह करने का लगाया इल्ज़ाम। और गोरखपुर में रेलवे हिफाजती दस्ते के ख़वातीन ट्रेनीज को 49वीं कन्वोकेशन परेड तकरीब में हुई मुनक़्क़िद। 350 खातून ट्रेनीज ने ओहदे और राजदारी का लिया हलफ।
इसी के साथ खबरें खत्म, इजाजत दीजिए, आदाब।